नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस में, जहां पे हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले उन प्रश्नों की जिनसे आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पिछले क्लास में जो हमने बात की थी स्वरों के उच्चारण स्थान, जीभ की स्थिति और साथ ही साथ स्वरों से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं अधिकतम हमने उनकी चर्चा कर ली थी। प्रश्न के आधार पे, उनके स्थिति के आधार पे उन सब की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे अपने स्वर के बाद आने वाले जो मानक वर्णमाला में आपका रूप दिखता है वो है व्यंजनों का। तो हम आज बात करेंगे व्यंजन पे। तो ये ध्यान रखिए, आज का हमारा टॉपिक है, विषय है हिंदी का व्यंजन। वैसे व्यंजन को आप जानते हैं कि खाद्य में व्यंजन जो बहुत 56 भोग होते हैं, कई तरह के खाने की चीज होती हैं, उनको भी व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका व्यंजन उस अर्थ में नहीं लिया जाता है। हमारा व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं और हमारे वर्णमाला में 39 की संख्या रखते हैं। मूल व्यंजनों की हम बात करेंगे तो 33 की संख्या रखते हैं, उनकी हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो हमारे व्यंजन वे वर्ण है। व्यंजन, जो हम व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन वो वर्ण है, एक मिनट ध्यान रखिएगा, वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, जिनको हम जानते हैं, जो स्वरों की सहायता, स्वर की सहायता मिलती है तब वो उच्चारित होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्वर की सहायता व्यंजन के बोलने में सहायक होती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं तो आप कहोगे कि वो हैं स्वर। स्वर की सहायता से हम व्यंजन को समझते हैं। कैसे? जैसे मैं क की बात करूं, आपका जो पहला व्यंजन है, अगर मैं क की बात करूं तो क आप लोग ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन क के पूर्ण होने में क व्यंजन क है, जिसमें हम स्वर को देते हैं तब ये अपने पूर्ण मानक रूप को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है पूर्ण मानक रूप को? वो कैसे होगा? जब हम क में, जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, स्वर नहीं था, तो ये एक बात ध्यान रखना है कि आप उच्चारित नहीं कर सकते व्यंजनों को, लिख तो सकते हैं हलंत लगा के, लेकिन व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, सहायक है, तभी हम बोल सकते हैं। इसीलिए हर बार मैं आपको जब बताऊंगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे कि जब हम वर्ग के पंचमाक्षरों को बोलते हैं तो आप उनको बोलने में स्वर पहले ले आते हैं, इसीलिए अशुद्ध उच्चारण आपका होता है। हमें यही ध्यान रखना है कि जो व्यंजन के बोलने में सहायक है, सहायक हो रहा है, वो बोलने के बाद में उसका हम प्रयोग करते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं स्वर, जो उन व्यंजनों को बोलने में हमारी सहायता कर रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि क को हम लिख तो सकते हैं बिना स्वर के, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते, और इस क को पूर्ण करने में जिस स्वर की जरूरत है वो क्या है? अ की ध्वनि। तभी मैंने आपको बताया था कि अ का कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि वो खड़ी पाई के रूप में व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खड़ी पाई जो वर्ण में लग जाते हैं, जिसको आप लाइन भी कहते हो, कि सीधी लाइन खींच देते हो, जो हमारे वर्णों को बोलने में जरूरी है, उसी खड़ी पाई को हम क्या कहते हैं? लाइन भी कह देते हैं। तो ये जो शिरोरेखा के ऊपर लाइन आ रही है, ये उस स्वर के होने को आपको बताती है। तो एक बात तो स्पष्ट, व्यंजन के बोलने में सहायता करता है स्वर। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्वरों को किसमें सहायक बनाते हैं, तो अ का जो स्वर है वो वर्णों के, व्यंजनों के बोलने में, और बाकी स्वर मात्राओं के रूप में आते हैं, तो वो आपके वर्ण को शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में, शब्दांश के रूप में पूरा करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूं आपसे, वो है आपका वर्ग, जो व्यंजन की, जो व्यंजन, जब हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन कितने प्रकार का है, कैसे है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन के जानने में आपने देखा होगा कि 5 प्रकार की बात होगी। पहला कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या प्रश्न रूप में आपके सम्मुख आ सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं।
तो संख्या कितनी है आपकी 25। ये संख्या हमेशा आपको ध्यान रखना कि 25 स्पर्श व्यंजन है। अब ये 25 कैसे हैं, अगर इनकी मैं बात करूं तो 5 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग में कौन कौन से वर्ग हैं? क से लेके म तक की स्थिति है और वो 5 वर्ग को दिखाती है। कौन कौन सा? ये पांचों वर्ग हैं आपके। पहला है क वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग। दूसरा कौन सा है? च वर्ग। तीसरा है ट वर्ग। चौथा है ट वर्ग और पांचवा है प वर्ग। अब आपने देखा जब हमने वर्ग की बात की तो आपके पास 5 वर्ग और हर वर्ग के 5-5 अक्षर और पांचों वर्गों के 5 पंचमाक्षर, ये प्रश्न बनते हैं। क वर्ग के कितने अक्षर हैं? तो आप कहोगे 5 वर्ण है हमारे पास और इसी का पंचमाक्षर क्या होता है अगर प्रश्न आए तो? ङ, है ना? क ख ग घ ङ। तो ये पंचमाक्षर हो जाता है। प्रश्न कई बार आते हैं कि निम्न में से कौन सा क वर्ग का पंचमाक्षर है, कौन सा च वर्ग का पंचमाक्षर है, कौन सा ट वर्ग का पंचमाक्षर है। तो आपको ये ध्यान रख के इसका उत्तर देना होगा। तो इसमें क ख ग घ ङ, ये ध्वनियां हमारी कितनी हो गई? 5। तो ये 5-5 के 5 वर्ग, तो संख्या कुल कितनी? 25। आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि इन अगर 25 अक्षर से प्रश्न बनते हैं तो उसका आप उत्तर कैसे देंगे। अब देखिए मैंने सीरियल से इसको क्रम से लिखा है। मैंने पहले त नहीं लिखा, मैंने पहले च नहीं लिखा, मैंने पहले क लिखा, फिर मैंने च लिखा, फिर मैंने ट लिखा, फिर मैंने त लिखा, फिर प लिखा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बचपन से आपने इसी क्रम का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? जब हम ये समझ लेते हैं तो परीक्षा से आने वाले कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ वाले प्रश्न हमेशा सही हो जाएं। सही कैसे होंगे? अब ध्यान देना है कि चूंकि हम हर बार कहते हैं कि हमारी हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक है, अब इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कैसे। क वर्ग कंठ से उच्चरित हो रहा है। कहां से हो रहा है? कंठ से। च वर्ग कहां से हो रहा है? तालु से। अब इसकी बात बताऊंगी कैसे इसके नाम बदल जाते हैं। कहां से हो रहा है? तालु से। ट वर्ग कहां से हो रहा है? मूर्धा से। कहां से हो रहा है? मूर्धा। मूर्धा। त वर्ग कहां से हो रहा है? दंत। और प वर्ग ओष्ठ। ये उच्चारण स्थल हैं। ये हमारे क्या हैं? उच्चारण स्थल। मैं लिख देती हूं कि ये है उच्चारण स्थल, जहां से हमने उच्चारण किया। तो अगर ये उच्चारण स्थल हैं जहां जहां से उच्चारण किया गया, तो जाहिर से बात है कि इसमें जो सबसे जरूरी बात हो गई वो क्या हो गई कि कंठ से उच्चरित हुआ तो बन गया कंठ्य। क्या बन गया? कंठ्य ध्वनि बन गई। तो क वर्ग का क ख ग घ ङ, ये कौन से हो गए? आपको ट्रिक जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब उच्चारण करेंगे, क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए, घ बोलिए, ङ बोलिए, आपके कंठ में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। मैं हर बार कहती हूं कि हिंदी पढ़ना आसान इसलिए है क्योंकि आप उसको बोल के ही समझ सकते हो, बोल के ही उसका सही उत्तर निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया? कंठ। कंठ में जाते ही देखा आपने कि वो कंठ की ध्वनि निकली क ख ग घ ग के रूप में। और जब मैंने स्वरों को बताया था तो वहां भी क की ध्वनियां कौन कौन सी हैं उसको मैंने स्पष्टता से आपको लिखा दिया था। तो यहां पे ध्यान देना है कि क वर्ग के समस्त व्यंजन कंठ से बोले गए, इसीलिए उनको कंठ्य कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? कंठ्य। याद रखना है, एग्जाम में यही प्रश्न रूप में आता है। आप च को बोलिए तो कंठ के ऊपर तालु हमारा है, च छ ज झ य। आप देखिए जीभ जो वाइब्रेट कर रही है, वहां जहां से आ रही है वो तालु की जगह है। तो क्या हो गया? तालव्य। क्या हमने कह दिया उसको? तालव्य। उच्चारण करिए तब लिखिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आ गई मूर्धा। मूर्धा मैं हर बार कहती हूं कि जीभ हमारे जो दोनों पार्ट हैं, ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ, हमारी जीभ उठ के हमारे ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम मूर्धा बोलते हैं, उसका नाम है मूर्धा। तो चूंकि
ट, ठ, ड, ढ, ड़। आपने बोला आपका जीभ ऊपर गया, टर्न हुआ, वो मूर्धा को टच कर रहा है, तो क्या हो गया? मूर्धन्य। क्या हो गया वो? मूर्धन्य। ठीक है। फिर चूंकि दांत, आपने त बोला, त, थ, द, ध, न। आपने क्या बोला? त, थ, द, ध, न। ये दांत, आपकी जीभ ने दांत को टच किया, तो ये दांत से निकला, तो इसके नाम हो गए दंत्य। क्या नाम हो गया? दंत्य। और प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये इसने क्या किया? होठों के मिलने से आपका उच्चारण हो रहा है, तो ये ओष्ठ हो गए। होठों से होठ होते हैं, ओष्ठ तत्सम शब्द है आपका, होठ उसका तद्भव रूप है, और हम इसीलिए इसको ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना? स्वरों के साथ भी मैंने उस रचना को रख के आपको बताया था। तो यहां पे हो गया आपका कि कर्ण, जो आपके 25 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन। अब जो सबसे जरूरी बात है इसके साथ ध्यान रखने की, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि जब मैंने क की बात की, क वर्ग की बात की, तो क वर्ग में आपको देखना है क है, अगर हम हलंत लगा देंगे तो इसमें स्वर नहीं है। क, ख, ग, घ और ङ, ये आपके 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर किसके हैं? ये क वर्ग के। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे ए है प्रथम वर्ण। अब इसमें जरूरी है कि, और यह किस रूप में हम जानते हैं? उच्चारण के आधार पे और सांसों के जो संघर्षण होता है, ऊष्मा होती है, या सांसों के जो वाइब्रेशन, कंपन की बात होती है, उसके आधार पे कुछ नाम आते हैं, उसकी मैं चर्चा करने वाली हूं। तो प्रथम, द्वितीय, ये है तृतीय, मैं भी पूर्ण लिख रही हूं, आप इसको छोटे में भी लिख सकते हो, उसको आप प्र बना के 0 कर दिया तो उसका वो संबोधन आप जान जाते हो। यह है चतुर्थ, और ये ङ है पंचम। ये हमारी है क्या है? स्थिति है इन वर्णों की। ठीक है ना? अब ये क्या है? प्रथम है क, द्वितीय है ख, तृतीय है ग, चतुर्थ है घ, और पंचम है ङ। आपने इसको लिख लिया। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है? इसी के नीचे ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर क्या है? त, थ, द, ध, न। ठीक? ये आपके क्या है? चौथे वर्ग का हो गया। फिर है प, फ, ब, भ, म पे आके आपके स्पर्श व्यंजन समाप्त हो गए। अब यहां पे देखिए, जितने प्रथम की श्रेणी में आपने रखा, ये 5 आपके प्रथम में है, ये 5 आपके द्वितीय में है, ये 5 आपके तृतीय में है, ये चतुर्थ में है, और ये पंचम में है। अब देखिए, जब भी आपसे इनकी बात की जाएगी, एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे वो क वर्ग हो, चाहे वो च वर्ग हो, चाहे वो ट वर्ग हो, चाहे वो त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, ध्यान क्या रखना है बच्चों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर की जगह पे स्थान कौन सा है? स्थान याद रखोगे तो आपके परीक्षा में 4 शब्द आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो कैसे हम ध्यान रखेंगे? वो 4 शब्द कौन से होते हैं? महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, घोष और अघोष। ये आपको 4 शब्द से बनने वाले प्रश्न दिखाई देते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष। आखिर ये है क्या? अगर हम ये समझ लें कि घोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में कुछ और शब्द होंगे जो आपको डरा सकते हैं प्रश्न रूप में, क्योंकि 4 ही शब्द हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, घोष और अघोष, और ये 25 प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा,
जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो 25 अक्षर है, 25 जगहों पे है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। टेक्निक क्या है याद रखने की? बहुत से बच्चे उसको कुछ जहां पे अल्प प्राण की बात होगी उसको 3 4 5 में से 2 3 4 5 ऐसे करके याद करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान कैसे देना है। टेक्निक चूंकि आपके बोलने पे है तो सबसे आसान क्या हो सकता है कि हम देख लें कि हम जब बोल रहे हैं तो हम कैसे समझ पा रहे हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है और कौन सा आपका जो व्यवस्था है वो आपकी हो जाएगी। किसको हम अघोष कहेंगे, किसको हम घोष कहेंगे, बस आपको ये समझ लेना है। तो अर्थ क्या जानना है आपको कि आखिर महाप्राण क्या है, यही है ना। हम महाप्राण जान लें कि हम जब बोल रहे हैं तो किस ध्वनि में ऐसा कुछ, तो प्राण वायु की बात है। तो महाप्राण जहां आप वायु ज्यादा ले रहे हो, आप जब बोल रहे हो तो उसके बोलने में आपने वायु को ज्यादा लिया, उसको हम कहेंगे श्वास या प्राण, जो भी आपकी वायु है उसके लेने में आपने कैसे किया, तो महाप्राण, अल्प प्राण कम वायु, अल्प प्राण, महाप्राण जो आपकी वायु, जो अपनी की हवा है, जो श्वास है वो ज्यादा ली गई। तो इतना ही तो जानना है आपको कि महाप्राण क्या है और अल्प प्राण क्या है। ये समझ लिया तो आपको क्रम संख्या रखने की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि आपके पास पांचों 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 की संख्या है, आपको बोल के देखना है। आपने बोल लिया तो कभी भी आपका उसका उत्तर गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क ख ग घ ङ ये 5 ही ध्वनियां हैं और इन पांचों के आधार पे 25 वर्ण है। क्रम संख्या हर वर्ग की उसी एग्जैक्टली स्थान पे आ रही है, कहीं चेंज तो हो नहीं रहा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण होगी, कौन सी महाप्राण। अब हम उच्चारण करते हैं। मैं बता रही हूं कि महाप्राण वो ध्वनियां होती हैं जिनके बोलने में हवा, श्वास ज्यादा, और अल्प प्राण उसका उल्टा हो गया, कम, थोड़ा हो गया, महा और थोड़ा, अधिक और कम की बात हो रही है, तो ज्यादा हवा और कम हवा। अब हम बोल के देखते हैं, क ख ग घ ङ। आपने जब बोला, अब आपको एक बात समझ में आ गई बेटा, देखिए जब मैं बोल रही हूं क ख ग, अब क ख ग घ ङ, तो आपने देखा क ख बोला हमने तो ख के बोलने में क की अपेक्षा हवा ज्यादा ली। बोल के देखिए, आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा क ख, हमने हवा ज्यादा बाहर की तरफ फेंकी, तो क में कम हवा लिया था, ख में ज्यादा। फिर ग बोलेंगे आप तो ग में भी आपको हवा कम लग रही है, घ आपकी आवाज ज्यादा आई। खुद से बोल के देखिए, ङ हवा कम हो गई। अब देखिए, क्या आपके पास उत्तर नहीं है? मैंने कहा था हवा कम लेंगे तो अल्प प्राण, ज्यादा लेंगे तो महाप्राण। अब यहां पे देखिए दो ध्वनियों पे जो लगा है निशान दो का, वो क्या है? आपकी संख्या है ख घ। आपने खुद ही जान लिया कि महाप्राण में मुझे किसको रखना है। तो बहुत से लोग याद करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ क्या होता है? महाप्राण। इतना याद करने से क्या अच्छा ये नहीं है कि हम वर्ग को क ख ग घ को ही लें और उसको बोलें, क के बोलने में कम, परीक्षा में कोई भी व्यंजन आया हो, आपने बोला, आपको उसका उत्तर मिल गया। याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आप बोल सकते हैं, बोल के उसका खुद से ही सही या गलत उत्तर निकाल सकते हैं। इसलिए मैं हर बार कहती हूं कि परीक्षार्थी जो खास करके वर्णमाला का परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे आसान प्रश्नों का उत्तर देना वर्णमाला का होता है, क्योंकि आप वर्णों की जो उच्चारण है उसको बचपन से करते हुए आए हैं। बस थोड़ा सा सीख लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? हमने हवा के फेंकने पे, जब हम हवा कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो क ख, तो क की ध्वनि में कम। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जिसमें वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम क्या हो गया? आपके अल्प प्राण में कौन कौन आ गया? प्रथम, तृतीय और पंचम। महाप्राण में कौन सा आ गया? द्वितीय और चतुर्थ। हो गया ये। तो हमारी ध्वनि कौन सी हो गई? वर्ग का, वर्ग की
द्वितीय और चतुर्थ वर्ण की बात हो गई, और ये प्रथम, तृतीय और पंचम की बात हो गई। स्पष्ट, आपने खुद से उसका उत्तर निकाल लिया। अब घोष की बात करूंगी मैं कि जो घोष है और अघोष है। अब ये कैसे हम कह रहे हैं, जब हम हवा लेते हैं तो जो व्यंजनों के उच्चारण में हमारे फेफड़े में, मतलब हमारे जब हम बोल रहे हैं तो फेफड़ा सांस लेने में आपकी सहायता करता है, इसमें जो वाइब्रेशन हो रही है इसके आधार पे बात करते हैं हम। फिर हम बोल के देख सकते हैं। हमें याद करने से अपेक्षा उसका प्रैक्टिकल करना ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपने अपने ऊपर कर लिया है तो कभी उत्तर गलत होने की गुंजाइश ही समाप्त हो गई, क्योंकि अघोष का जो नियम है, आपने उच्चारण किया, आपके श्वास लेने और श्वास के संघर्षण, उसके वाइब्रेशन को तो आप जानते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या उत्तर गलत होगा? कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, घोष, घोष वो ध्वनियां होती हैं जिनको लेने में फेफड़ों के कंपन में ज्यादा कंपन हो, उसको हम बोलेंगे घोष, और जिसमें कम कंपन हो उसको हम अघोष। तो कैसे इसको देखेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो प्रत्येक वर्ग को बोलेंगे हम। अब देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। अब आपने जब बोला तो जब वाइब्रेशन की हम बात करेंगे तो क, ख, फिर ग, घ, ङ बोल के देखिए, फेफड़े में जो श्वास के वाइब्रेशन की बात की गई वो आपको स्वयं महसूस हो गई। आपने देखा, जब हमने क, ख बोला, प्रथम और द्वितीय बोला, तो बेटा ये कंपन कम हुआ, लेकिन जैसे ही हम ग, घ, ङ मैं बोल रही हूं, आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हो, क, ख, ग, घ, ङ महसूस हुआ। और यही महसूस करना अगर हम खुद पे अप्लाई कर लेंगे तो प्रश्न का उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसके लिए। तो घोष में कौन कौन सा आ गया हमारा? जब प्रथम, द्वितीय अघोष में आ गया, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम हमारे हो गए घोष। तो आपका उत्तर आप स्वयं से उसको बोल के, उसको निकाल के लगा सकते हो। तो वाइब्रेशन के हिसाब से हमने बात की, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? आपके अघोष ध्वनियां हो गई, और ये तीनों हो गई आपकी सघोष कहो, घोष कहो, कुछ भी कहो, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमने महाप्राण, कितना आसान है, क्योंकि महाप्राण में हवा को हम बाहर जो डाल रहे हैं, बाहर हवा जा रही है वो ज्यादा मात्रा में, और अल्प प्राण में कम। घोष में जो हमारे फेफड़े का वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है, और जो अघोष ध्वनियां हैं उसमें वाइब्रेशन हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है उस घोष की अपेक्षा। तो हमने देखा क, ख हमारी हो गई अघोष ध्वनियां, और जो हमारा ग, घ, ङ था वो घोष ध्वनियों में आ गया। तो मुझे पता है, मुझे ये विश्वास है कि आपको इस तरह से परीक्षा में इनको याद करना है, कि हम याद करें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम हमारी जो ध्वनियां होंगी वो अल्प प्राण होंगी, द्वितीय, चतुर्थ हमारी अल्प प्राण होंगी। इससे अच्छा है कि हमने क वर्ग को बोला, सांस जहां पे ज्यादा फेंकी गई, सांस ज्यादा बाहर गई, श्वास जिसको हम बोलते हैं, श्वास उसका तत्सम है और सांस उसका तद्भव है। ये भी हम सीखते रहेंगे। अगर मान लो शब्द आ गया श्वास का तद्भव क्या है, तो सांस कई बार मैं बोलती हूँ, कई बार श्वास बोलती हूँ, इसका मतलब हम दोनों शब्दों का प्रयोग बराबर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रथम को हम पहला बोल देते हैं, द्वितीय को दूसरा बोल देते हैं। ये भी तत्सम तद्भव शब्दों की ही विवेचना होती बार बार रहती है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। या तो आप पूरा लिखो कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये क्या है आपके अघोष ध्वनियां हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है। आपको सिर्फ क वर्ग को लेना है, क्योंकि आप हमेशा जब भी हम वर्गों को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम अलग नहीं करते हैं। क से शुरू करते हैं और म पे लाके समाप्त करते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय संरचना भी बोलते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, या तो ये बोलेंगे या तो वर्गीय संरचना, दोनों उच्चारण इसका किया जाता है। आपके ऊपर है आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा कितना आसान है इस स्पर्शी 25 व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष में पहचानना। बहुत आसान, क्योंकि हमने एक ही वर्ग पे रख के उसको उच्चारण करके, उसकी ध्वनियों को पहचान करके उसके उत्तर 25 प्रश्नों के उत्तर हमने निकाल लिए।
5 पे 25 प्रश्नों का उत्तर निकालना, अगर ये आसान आपने कर लिया, आसानी आपने कर ली, तो जाहिर सी बात है 25 प्रश्नों का उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जैसा आपको लगता है, समझ में आता है, या कोई उलझन होती है, कोई समस्या होती है, कुछ और प्रश्न पूछने होते हैं, तो आप हमारे इनबॉक्स में उन प्रश्नों को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख पाएंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, और हम आपसे ऐसे ही आपको विषयगत समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने अध्याय के अनुसार, परीक्षा के अनुसार आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।